नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी क्रैश कोर्स की ये 23वीं क्लास है और पॉलिटिकल चल रही है, जैसा आप सभी जानते हो। और जानकर अच्छा लग रहा है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। साथियों, पॉलिटिकल पढ़ने का एक नियम है, वो ये है, यदि आपको पॉलिटिकल यानी राज्य व्यवस्था या राजनीति विज्ञान याद करनी है तो सबसे पहले आप दो चीजें याद करें। एक तो सभी जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो याद करें, और एक जितने इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं वो याद करें। तो वो याद करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यूं समझो आपका 30 से 40% राज्य व्यवस्था कवर हो जाएगी उससे। उसके बाद में आपको सिर्फ गहराई में उतरने की जरूरत होगी। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है, देख लेना। आप लोग जो मानना चाहे वो मान सकते हैं। समय लगेगा अनुच्छेद और संशोधन याद करने में, लेकिन जब याद हो जाएगा तो आप पाओगे कि आप पॉलिटिकल में बहुत अच्छी पकड़ रख रहे हो। तो ये जरूरी है, वो कर लेना, देख लेना और तैयारी बेहतरीन करें और आपका पेपर अच्छा हो। इसी तरीके से अब अंतिम दिन चल रहे हैं तो किसी तरह की ढिलाई कोताही बरतनी नहीं है। आप कर सकते हो, आपको पता है और आपको करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। मूल अधिकार आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और वैसे देखा जाता है तो 12 से लगाकर 35 तक है, और वैसे मुख्यतः देखते हैं तो 14 से शुरू होकर ये 32 तक माने जाते हैं, क्योंकि 34 35 तो है मार्शल लॉ हो जाते हैं। 35 में इनके लिए जो नियम बनाने की अधिकार शक्ति है वो संसद को दी गई, उसका वर्णन है। 12 में राज्य की भाषा है और 13 में न्यायिक पुनरावलोकन। इस तरीके से अपने 12 से 34 तक वर्तमान में, 14 से 32 तक वर्तमान में माने जाते हैं, और वैसे 12 से 35 ये याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है। सामान्य तौर पर डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और वहां पे अपन क्या है, थोड़ी बहुत गलती करने से चूक कर देते हैं। और सबसे ज्यादा दुख है ना, वो भी हमारे सरल प्रश्न को गलत करने का होता है। भारी प्रश्न हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कि भारी प्रश्न ही था, किताबों में भी नहीं देखने को मिला, और किसी ने बहुत तबीयत का पढ़ा है तो उसके हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत हो सकता है। ठीक है, या फिर उसमें कुछ संभावनाएं हो गई गलत होने की, लेकिन सरल प्रश्न जो हमने पढ़ा है वो गलत होता है तो हालत खराब होती है उस समय। वो मारवाड़ी में क्या के रोता रोज ही कौन आवे, वह वाली बात है कि रोने वाले को रोना ही नहीं आता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, चलिए साथियों, मूल अधिकार की यदि बात करें, सबसे पहला मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास यदि देखा जाए साथियों, तो वो हुआ है आपके ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में हुआ है मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास, और ये 1215 में एक अधिकार पत्र, इसे क्या कहा गया उस समय जब विकास हुआ, तो इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र। अधिकार पत्र ये मांग रखी गई वहां पे, तो ब्रिटेन से शुरू हुआ ये। और यहाँ पे भी अपने यहाँ पे यदि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की बात करें तो मूल अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना यहाँ पे। ये तो रही बात की वहां से शुरू हुआ है, वहां इसकी संभावना रहती है कम, जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न बनने की एग्जाम में संभावना रहती है कम, क्योंकि भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है, ये सामान्य कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, अब भारत में क्योंकि यहाँ पे बी से ब्रिटेन में मांग की, तो यहाँ पे बी से बाल गंगाधर तिलक द्वारा यहाँ पे मांग की गई, बी से बिसेंट द्वारा भी इसकी मांग की गई थी, और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके अंदर मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, मूल अधिकारों की प्रकृति जो होती है साथियों नकारात्मक होती है, निषेधात्मक, जिसमें ज्यादातर चीजें कि ये चीज करने की मनाही है, भाई राज्य को इसका अधिकार नहीं है, वो है, ये सब इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी जो है सामान्य प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ बिल के अंदर एनी बेसेंट ने मांग की, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में भी इनका उल्लेख किया गया, यहाँ पे भी मांग की गई। ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम में ये शामिल नहीं थे। एक एक चीज ध्यान रखना यह है। सबसे पहला जो इससे संबंधित मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुआ साथियों, वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ है। सबसे पहला मूल अधिकारों को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो 1931। अब यह आधी स्लाइड में अपन को क्या याद रखना है, 1215 ब्रिटेन याद रखना है। अपने यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी, स्वराज्य विधेयक के अंदर की थी। ठीक है ना, यहाँ पे याद रख लेना, स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक में मांग की गई थी। ठीक है, 1895 के अंदर। तो बाल गंगाधर तिलक, फिर बी से बाल गंगाधर, बी से बिसेंट, एनी बिसेंट ने की मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट के अंदर, और उसके बाद में आपको याद रखना 1931 का कराची अधिवेशन। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद में बात आती है तेज बहादुर सप्रू।
ठीक है। 1945 में तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, उसमें भी इसकी सिफारिश की गई है मूल अधिकारों को शामिल करने की। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न देखो दो बनते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं जस्ट, कि मूल अधिकार समिति, फिर के मूल अधिकार समिति बनाई गई कि मूल अधिकार कैसे होंगे वगैरह ये। तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसमें या तो आप उपाध्यक्ष कह दो या इनकी सहायता के लिए एक उप समिति कह दो कि उप समिति का गठन किया गया जो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में की गई, या फिर ये कह दो कि उपाध्यक्ष इसके जो थे क्योंकि इनकी हेल्प के लिए थी ये, तो ये कह दो कि जेबी कृपलानी थे। तो मूल अधिकार जो समिति है उसके अध्यक्ष सरदार पटेल, उपाध्यक्ष या उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं क्योंकि अब अपन भारत का पढ़ रहे हैं तो यहां से प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं रहती है। अब सबसे कॉमन और ज्यादा बनने वाला प्रश्न है वो ये कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, कौन से भाग में वर्णित है। तो साथियों भाग 3 के अंदर मूल अधिकार वर्णित है और 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में इसको अपन मानते हैं, यहाँ पे आप साथियों मान लेना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ संशोधित कर देता हूँ। यहाँ पे वर्तमान में आप 14 से 32, क्योंकि ये इसको 32 लिख देना, एक सेकेंड, इसको है ना 14 से 32 कर देना। वो इसलिए है तो ये मूल अधिकार के अंदर ही है, ये भी इस चीज को समझना, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों है तो ये मूल अधिकार के अंदर ही। 35वां क्या है, 35वां मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों के संबंध में जो कानून बनाना है उसकी शक्ति जो है वो संसद को दी गई है, इसका उल्लेख है। वो मूल अधिकार नहीं है लेकिन उन मूल अधिकारों को लागू करने संबंधित कह सकते हो, या उन पे जो संशोधन करना है, कानून बनाने और जो भी विधिक शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त होगी, ये बात की गई है। तो वैसे देखा जाए तो ये तो कहां है, यहाँ पे। अब 12 के अंदर राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है, तो फिर अपने वास्तविक मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है, 14 से 32 तक है। 33 और 34 क्यों नहीं है, 33 और 34 इसलिए नहीं है क्योंकि वो मार्शल लॉ से संबंधित है, जो सैन्य कानून बनते हैं उससे संबंधित है, उसके संबंधित प्रावधान है, इसलिए ये चीज समझनी है आपको। तो प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए उत्तर देना है। कई बार हम क्या है एक तरफा सोचते हैं, तो हमें यह लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हम उस प्रश्न की प्रकृति को या तो समझने की भूल करते हैं या फिर हम उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर तक जाने का प्रयास नहीं करते। तो हमारी सोच ये हो जाती है कि नहीं मैंने ये पढ़ा है और ये सही है, इसके अंदर ये गलत दे रखा है, जबकि होता वो सही है। तो इस चीज को अपने अंदर वो क्या है वो धीरे धीरे होगा। इसमें जैसे आपके अभी ये चीजें चलती है किसी के दिमाग में कि मुझे लग रहा है ये सही है जबकि इसका उत्तर ये सही है, क्यों, तो उसमें साथियों समय भोग मांगता है। अध्ययन जो भी है आप जितना समय दोगे, जितना अनुभव होगा, उसके आधार पे आप उस पे निष्कर्ष तक पहुंच पाओगे कि हाँ इसका ये इस तरीके से है। जैसे अब मैंने आपको बताया ना, अब सामान्य अध्ययन करने वाले सीधा कहेंगे कि नहीं सर ये उप समिति सिर्फ उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। समझने वाले कहेंगे कि हाँ इनकी सहायता के लिए थी, तो उपाध्यक्ष का भी जिक्र किया जा सकता है, उप समिति के अध्यक्ष का भी किया जा सकता है। तो प्रश्न की प्रकृति उस समय कैसी है और ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके अनुसार उत्तर होता है। तो ये चीजें तो साथियों है ना आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको खुद ही आपके ऊपर वर्क करना है, कोई शिक्षक इसको डेवलप नहीं कर सकता आपके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना। अब ये जो स्लाइड है ये पूरे नंबर कौन कौन से, अब देखो मूल अधिकार जो है संविधान में कौन कौन से हैं। यदि देखा जाए साथियों, जो संविधान मतलब मौलिक रूप था, जो मूल संविधान था, उसके अंदर मूल अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन अब संख्या पूछे आपको तो ध्यान रखना कि कितने हैं, 6। ठीक है, मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं, 6। देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, तो ये 6 है। और एक को निरस्त किया गया जो संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था 31 में वर्णित था, उसको निरस्त किया गया। देखो 44वें संविधान संशोधन से, ये ध्यान रखना, मूल अधिकारों में यदि कहीं संविधान संशोधन पूछ ले तो ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन डायरेक्ट पूछा जाए तो ये। ऐसे तो अब आपके 86वां भी आएगा, शिक्षा के अधिकार से संबंधित, और भी दूसरे बहुत सारे आते हैं, लेकिन मूल अधिकारों में सीधा ऊपर से पूछते हैं। तो ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां ही था। ठीक है,
तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के मूल अधिकार को निरस्त कर दिया और इसे क्या बनाया, सिर्फ कानूनी अधिकार बनाया, मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। ऐसा लिखा आ सकता है विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक कह दो कानूनी कह दो एक ही बात है। ये शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। समझना कैसे, क्योंकि कई जगह देखो ऐसे लिखा मिलेगा आपको व्यक्ति को प्राप्त, ठीक है, कई जगह लिखा मिलेगा नागरिक को प्राप्त। कई जना कहते हैं कि गुरुजी व्यक्ति और नागरिक के अलग अलग व्याख्या, व्यक्ति और नागरिक तो एक ही तो हुआ है। अरे नहीं, शब्दावलियों का फर्क है, राज्य व्यवस्था को पढ़नी, शब्दावलियों पे ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्ति का मतलब इसमें मतलब जो भारत में रहने वाले वो भी आ गए, भारत में रहने वाले नहीं है वो भी आ गए। नागरिक के अंदर वे आएंगे जो जिन्हें सिर्फ भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो आएंगे, वो सिर्फ नागरिक के अंदर आएंगे। और व्यक्ति के अंदर दोनों तरह के आ गए, यानी देश, अपने देश के भी आ गए, विदेशी भी आ गए। तो ये चीजें हैं जो फर्क है। जहां पे नागरिक का उल्लेख मिले, समझ लेना सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता जिसे प्राप्त है उनकी बात हो रही है। और जहां पे व्यक्ति लिखा मिलता है तो वहां पे यानी दोनों की बात हो रही है, वो सभी को प्राप्त होगा। ये चीजें हैं साथियों जो शब्दों पर यदि गौर नहीं करोगे तो विकेट टूटते टाइम नहीं करेगा, यॉर्कर बॉले आएगी सीधी की सीधी, झेल नहीं पाओगे, मिडिल स्टंप जाएगा पता ही नहीं चलेगा, हवा नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चीज है। अब इसको ये पूछा जाता है कि किस में शामिल किया गया, तो 300 क के अंतर्गत शामिल किया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। हटाया कहां से गया है वो भी याद रखना, 31 से हटाया गया। अभी चलो मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है ना। अब देखो ये इनको याद रखना है ना, तो इनको याद ऐसे रखना। वैसे ये ट्रिक मैंने वन लाइनर में नहीं दी है, क्योंकि जब किसी को सीधे याद हो जाते ठीक है, और नहीं होते तो इस तरीके से भी आप कर लेना। बाकी ये चीजें सारी की सारी जितनी बता रहा हूं मैं सब दिए गए हैं, स्पेशली पीछे 2 पेज स्पेशली आप लोगों के लिए जोड़े गए हैं जीजीडी स्पेशल करके, जिसके अंदर सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बाकायदा व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। एग्जाम देने जाने से पहले उन दोनों को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि संविधान संशोधन और अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और 15 तारीख को मैं तीनों पुस्तकों पे एक तगड़ी प्रूफ रीडिंग वापस करवा के तीनों पुस्तकों में जो भी टंकन दोष है, टाइपिंग त्रुटियां जो भी होगी, वो 15 तारीख तक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपके मन में किसी तरह की कोई शंका न रहे, ठीक है। कुछ एक टंकन दोष रहते हैं हर किताब के अंदर, और इनको मैं जल्दी जल्दी आपके दुरुस्त करवा दूंगा, तो चिंता मत करना इससे संबंधित भी कोई भी। तो देखो समस्व, ठीक है, समस्व शोध, समस्व शोध यानी शोषण और धार्मिक, समस्व शोध शिक्षा सर्वे पर, शिक्षा सर्वे ऐसे याद रखना, ठीक है। तो सम यानी समानता, स्व यानी स्वतंत्रता, सो यानी शोषण के विरुद्ध, द यानी धार्मिक, शिक्षा यानी संस्कृति और शिक्षा, और सर्वे यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से ये 6 आपको मूल अधिकार याद रखने हैं। अब किस में कौन कौन से आ रहे हैं वो यहां से नंबर से आप देख सकते हो, बाकी अपन अंदर अब डिटेल में डीप उतरने वाले हैं, तो वहां पे एक एक चीज को समझते हुए अच्छी तरीके से देखते हैं। अब देखो क्रैश कोर्स के अनुसार सीमितता थोड़ी सी रखी गई है कि जहां पे जो चीजें फोकस करनी है एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल जल्दी से रिवाइज हो जाए अपनी, उस तरीके से। बाकी मूल अधिकार यदि व्यवस्थित में पढ़ाने जाऊंगा तो 3 क्लासें लगेगी मूल अधिकार की, तब जाकर वो एक एक चीज आपके कि कौन सा भैया ये है कौन सा वो है, सब तब एक एक चीज वहां पे आपको समझ में आएगा। जैसे शिक्षा का अधिकार ही पढ़ लेते हैं अपन, राइट टू एजुकेशन वाला, तो वो मोहिनी देवी बनाम कर्नाटक वाद के द्वारा जोड़े गए। लेकिन ये सारी चीजें बहुत डीप, जैसे राजनीति की ही सब्जेक्ट कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीट दे रहे हो, रीट में भी पात्रता परीक्षा दे रहे हो, तो आपके लिए ये लेवल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी RS प्री का एग्जाम भी यदि कोई देता है तो उसके लिए भी बहुत मतलब फायदेमंद है ये, ठीक है। चलिए साथियों, सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार। मूल अधिकार के अंदर यूं समझ लो कि आपके इन शॉर्ट सब कुछ आ जाएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। सबसे पहला अपन लेते हैं अनुच्छेद 14, क्योंकि 12 और 13 मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अब अपन चलते हैं 14 से 18 इसके बीच में आएंगे। तो 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण, ये चीजें वर्णित है किसके अंदर, अनुच्छेद 14 के अंदर, कि कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या है साथियों, राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना, यानी कि किसी के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। यहां पे ये ध्यान रखना, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की बात की गई है इस अनुच्छेद 15 के अंदर।
इन शॉर्ट यदि साथियों मैं आपको कहूं तो अनुच्छेद 15 का जिक्र आ जाए तो ये समझ लेना कि शैक्षिक आरक्षण है, शिक्षा के अंदर जो आरक्षण की बात की गई है वो आपके अनुच्छेद 15 के अंदर की गई है। ठीक है, वैसे 15 के अंदर उपभेद है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) ऐसे करके उपभेद भी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सामाजिक रूप से ये देखो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का संरक्षण की बात की गई है। अब इसमें भी जो मुख्य ध्यान रखना है ना, इसमें यह ध्यान रखना कि ये वाली लाइन है ना पूछी जाती है कि किसी भी धर्म जाति वंश आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो साथियों ध्यान रखना है ये है शैक्षिक आरक्षण। ठीक है, इसके अंदर नौकरियों का आरक्षण नहीं है, 15(4) में अध्ययन के लिए है। ठीक है ना, इसके अंदर कहीं भी नौकरियों का आरक्षण नहीं है, वो 16 में जाएगा, ये ध्यान रखना, 16(4) के अंदर, 16(6) के अंदर उसमें जाएगा, वो नौकरियों से संबंधित उसके अंदर जाएगा, और शैक्षिक आरक्षण जो है वो 15 के अंदर है, ये ध्यान रखना। शिक्षा जो है वो 15 के अंदर है, और नौकरी जो है नौकरी मिलेगी 16 के बाद, और शिक्षा लेनी है 15 से पहले, ये ध्यान रख लेना। इस तरीके से ध्यान रख लेना, जैसे जैसे भी याद रहे, वैसे तो देखो सीधा सीधा याद करना है। अब इसमें है ना देखो 15(4), 15(5) और 15(6) जो है वो साथियों आपके शिक्षा से संबंधित आरक्षण से संबंधित है, जिसके अंदर आपके 15(6) में तो आ जाएगा ईडब्ल्यूएस वाला जो 10% जो आरक्षण अब दिया गया ना 2019 में संशोधन करके, वो वाला आ जाता है 6 के अंदर। यहाँ पे भी 16(6) के अंदर आएगा आपके, यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, यहाँ 16(6) के अंदर आएगा, यहाँ पे 15(6) के अंदर आता है। 15(4) के अंदर आपके अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह इनका सबका आ जाता है। ठीक है, इतना भी अगर डीप प्रश्न बनाता है ना एग्जामिनर के 15(4), 15(6) पूछ ले या 16(4), 16(6) पूछ ले, तो मैं समझता हूं वो गहराई से दिया गया प्रश्न है, और हर विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देता है। ये भी सत्य है कि मान लो पढ़ने वाले 10 बच्चे हैं, 10 में से केवल 1 या 2 होंगे जो इन चीजों पे ध्यान देंगे, और बाकी इनको ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर की चीजें पढ़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं बच्चे। ठीक है, तो साथियों अब अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है, लोक नियोजन और सरकारी नौकरियों, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना कि लोक नियोजन और सरकारी नौकरी में जो आरक्षण की बात की गई है वो यहां पे है, यानी कि यहां पे क्या है, अवसर की समानता, कि सभी को समान अवसर दिए जाए। और यहां पे मैंने शब्द जैसे प्रयोग लिया आरक्षण, रिजर्वेशन, तो वो चीज है यहीं पे कि 16(4) के अंदर देखो एसटी, एससी, ओबीसी आदि इन सभी के इनकी बात है नौकरियों में। ठीक है, नौकरियों में आरक्षण की। और 16(6) के अंदर क्या है, ईडब्ल्यूएस यानी कि 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े श्रवण जो है उनको दिए गए, वो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दिए गए। साथियों ये हुआ है 2019। ठीक है, 2019 के अंदर 103वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज की तारीख में मैं समझता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बनेगा। इसके अंदर दिया गया देखो 10% जो ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण है ना वो यहाँ पे दिया गया है, सभी को अवसर की समानता मिले इसलिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत वगैरह आप किसी के साथ में नहीं कर सकते, ऐसी मानसिकता आप नहीं रख सकते, तो ये यहाँ पे इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अब यहाँ पे सब जगह देखना साथियों कि यहाँ पे अवसर की समानता है, इसके ये इसलिए लागू किया ताकि आप किसी को वंचित नहीं रख सके। ठीक है, ये सारी चीजें जो है नकारात्मक प्रकृति की, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। ठीक है ना, अब यहाँ पे उपाधियों का अंत कर दिया है। शिक्षा और सैन्य क्षेत्र को छोड़ के, भाई शिक्षा में कोई पीएचडी कर दे डॉक्टर की उपाधि लेगा, बिल्कुल लेगा, और सेना में भी उपाधियां दी जाती है, लेफ्टिनेंट, गवर्नर जनरल वगैरह जो भी इनकी जो उपाधियां होती है वो इनको दी जाती है। तो शिक्षा और सेना को छोड़कर यानी कि कौन सी कैसी उपाधियां समाप्त की गई है कि भाई पहला राजा महाराजा लेता ने कि राजाओं के राजा महाराजादि राज सर्व राजोच्छेदा लिच्छवी दोइत्र, इस तरीके से एक बूम पड़े कि राजाओं के राजा महाराजादि राज सरी सरी 1,15,008 आ रहे हैं, पधार रहे हैं, वो वाली उपाधियां है ना वो समाप्त कर दी। ऐसे कोई नहीं ले सकता। अब क्या कोई है आपके गांव में या आपके शहर में कि सर मेरे जो को है मैं महाराजा री उपाधि लियोड़ी, ऐसे नहीं है। कोई निक नेम दे दे, भले उपनाम दे दे, ऐसे उपनाम तो बहुत गुड्डू, पिंटू, मोंटू, चिंटू ये सब होते ही हैं, तो वो उपाधियां नहीं है, वो उपनाम है, वो घर के नाम है। वह तो कई जना बारे बताता भी हरमीजे कि यार, हालांकि सबके निक नेम सबके होते हैं, लेकिन ये उपाधियां नहीं है, उपाधियों का अंत है। और वो किसके द्वारा है, अनुच्छेद 18 के द्वारा है। ध्यान रखना
अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा। तो ये आपके ये वाला पूरा हो गया, ठीक है। समानता का अधिकार, मूल अधिकारों से प्रश्न बनते हैं, गलतियां करना मत, ठीक है। और अब भी करो तो मैं क्यों नहीं कर सकूं। नागरिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। नागरिक स्वतंत्रता है, देखो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अर्जन और धारण करने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। और कहां से हटाया है, 19(1) च से इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त, ठीक है ना। 19(1) च से इसे निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार जो था वो 31 से हटाया गया है, अनुच्छेद 31 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये है, अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ना 19(1) क, 19(1) ख, 19(1) ग, ग, और छ पढ़ रहे हैं, सीधा च नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि च को क्या किया गया, निरस्त किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना। 19(1) च संपत्ति धारण और अर्जन करने की ये स्वतंत्रता, इसको हटा दिया गया है, किससे, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखो 19(1) क में क्या है, 19(1) क में है बोलने की, विचारों की, वाक की, वाक यानी बोलना, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता है। अब बोलने की स्वतंत्रता में थे मतलब यूं नहीं है कि पब्लिक प्लेस में गाली बोल दो, यूं बोलना है मनक मतलब हाथों हाथ ही मतलब कर दे, प्रसाद दे दिया करें, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता यानी कि आप अपने विचार रख सकते हो कि आपके किसी के प्रति क्या विचार है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको विचार रख सकते हो भाई, थे यूं नहीं के जान कटे हुई गाली बोलनी आ रही गाली बोल दो, एडो को नहीं है, ठीक है, क्योंकि कूटते मनक टाइम कौन करे। और यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब समझना है, यहाँ पे विचारों की वाक स्वतंत्रता है। आपके जो विचार हैं आप कहीं भी किसी तरह के विचार रख सकते हो, यानी कि वो सही होने चाहिए, ठीक है ना। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति। अब देखते हैं ना अपन कई जगह, जैसे कई अखबारों के अंदर ट्वीट वगैरह आते हैं, अखबारों में भी कई के टिप्पणियां आती है वगैरह कि ये फलाने फलाने ऐसे ऐसे, तो वो सब फिर कहते भी हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की वाक की स्वतंत्रता है, वो सब यहां से इससे है, ठीक है ना। ये 19(1) क जो है वो देता है उन्हें ये स्वतंत्रता कि आपको अभिव्यक्ति वाक की स्वतंत्रता है। 19(1) ख कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा की जा सकती है ना। निरायुद्ध, निरायुद्ध शब्द जरूर जुड़ेगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन और सभा की जा सकती है। 19(1) ग कहता है कि संघ और संगठन बनाने की शक्ति है, स्वतंत्रता है। इन सब में स्वतंत्रता जोड़ना है, क्योंकि ये अपन पढ़ रहे हैं ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार ही है पूरा। यानी स्वतंत्रता का अधिकार आपको यूं समझ लेना कि 19 याद रखना ही रखना है, और 19 में फिर 6 तरह की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19(1) ग कहता है कि भारत में अबाध भ्रमण, कहीं भी भ्रमण किया जा सकता है। भाई राजस्थान वाला यूपी जा सकता है, आप पंजाब जा सकते हो, हरियाणा जा सकते हो, आपको कहीं कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कि कहीं कोई वीजा या पैसे भरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ पे भाई एंट्री वो के लिए ये वीजा या वो लेना पड़ेगा। जैसे किसी देश में जाते हैं तो वीजा की आवश्यकता पड़ती है दूसरे में, यहाँ पे नहीं है। कई जना कहते हैं कि गुरुजी मैं गाड़ी ले गया और टोल वालों पैया ले लियो, अरे भैया वो टोल टैक्स है ना। एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था कि गुरुजी ऐसा नहीं है, हम गए थे पंजाब और वहां पे हमारे जो है वहां पे हमसे टैक्स ले लिया था कि टोल वाले ने, अरे वो टोल टैक्स है, वो तो सड़क के रख रखाव के लिए लिया जाता है, वो तो आपके राज्य के अंदर भी ले लेते हैं 10 जगह, है ना। 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करो, आपके 4 जगह टोल कटना ही कटना है। तो ये वो नहीं है, यानी कि आप अबाध भ्रमण कर सकते हो, ये कोई वो उसमें रुकावट नहीं है, ठीक है। फिर 19(1) अंग में देखो भारत में कहीं भी निवास किया जा सकता है, ठीक है। उनको निवास की स्वतंत्रता है, उसमें कहीं उनको रोका नहीं जा सकता। 19(1) छ कहता है, च हटा दिया, ठीक है। छ कहता है वृत्ति, आजीविका या उपजीविका, व्यापार, कारोबार आदि की स्वतंत्रता, ठीक है। उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार कारोबार वगैरह जो भी करना है उसकी स्वतंत्रता है, उसके लिए ऐसा कोई उनको रोका नहीं जा सकता, ये भी एक स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 20 कहता है साथियों के अपराधों हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह है कि अपराध जैसे कोई इसमें बहुत सारे उपबंध आते हैं, दोष सिद्धि वाला है ना, इसके अंदर उपबंध बहुत सारे आते हैं, जो ध्यान रखना कि 20 के अंदर है, ठीक है। अब अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसा है कि जब तक जैसे कोई अपराधी है तो जब उसने कोई अपराध किया है
तो वो अपराध जिस समय किया है उस समय जो सजा का प्रावधान था वो ही दी जाएगी। एक तो एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक ये भी है, एक ये है, एक तो ये हो गई आपके कि जब अपराध किया है वही, और अपराध की मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद में फैसला हो रहा है और लोगों ने आक्रोश जताया है बहुत ज्यादा तो उस सजा को और डबल तिबल कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। और भी क्या होता है इसके अंदर कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं है। वो एक अपने पिक्चरों में अपन देखते भी है ना, हालांकि वो ओरिजिनल सेंटेंस है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, यानी कि वो तब तक निरपराध है ना, अभियुक्त है वो, लेकिन वो अपराधी नहीं है जब तक कि न्यायालय इसे घोषित नहीं कर दे, वो साबित नहीं हो जाए अपराध। तो ये सारी चीजें आ जाती है साथियों आपके अनुच्छेद 20 के अंदर। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राणों और दैहिक, प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता है, उसे वो कोई बंदी बना के नहीं रख सकता बिना किसी, यानी उसने कोई अपराध किया है, कोई सजा सुनाई है, तब तो उसे जेल में वगैरह डाला जाएगा बंदी बना के, लेकिन ऐसे कोई भी किसी को ऐसे बंदी बनाकर नहीं रख सकता, या उसके प्राणों की भी उसको स्वतंत्रता है। देखना, प्राणों की स्वतंत्रता है लेकिन मृत्यु की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है ना, जीने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आपको मरने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए आत्महत्या को अपराध कहा जाता है। ठीक है ना, आपको जीने की स्वतंत्रता, आप जितना चाहो जी लो। ठीक है, मरने की स्वतंत्रता वैसे भी, ये जैसे आत्महत्या वगैरह प्रकरण जैसे होते हैं ना, ये तो वैसे भी आपको स्वतंत्रता दी किसने इस मामले में? इस मामले में आपको जन्म देने वाले आपके माँ बाप, आपको पाल पोस कर बड़ा करने वाले, आपसे उम्मीदें लगाने वाले, आप इतने लोगों की उम्मीदें हैं, और उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो ये स्वतंत्रता उसे दी किसने? मैं खुद भी कहता हूं इसको। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसको समझना साथियों। और एक ये है कि 21A जो है साथियों, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। जो RTE आप पढ़ते हो ना, वो इसी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको भी 21A इंपॉर्टेंट है। क्या जोड़ा गया इसे? RTE, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के एवं निरोध संरक्षण। ये इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ दशाओं के अंदर, ठीक है ना, जैसे आपको कोई भी अपन ज्यादातर है ना, देखो फिल्में वगैरह हमें बहुत चीजें सिखाती है। ठीक है ना, तो जैसे अपन देखते हैं कि किसी को कोई गिरफ्तार करने कोई गया है तो वो सीधा उससे पूछता है कि आपके पास में वारंट है कि नहीं है, तो वारंट दिखा दिया, फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है मेरे वकील से बात करनी है। तो इनकी पसंद के वकील से बात करने की स्वतंत्रता है वगैरह, ये सारी चीजें हैं। जैसे 24 घंटे में आपको न्यायालय के अंदर पेश करना पड़ेगा वगैरह, ये सब चीजें जो आ जाती है वो इसमें आ जाती है। यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण वो आ जाएगा आपके 22 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये साथियों ध्यान रखना, ये हो गई आपकी स्वतंत्रता वाली। अब आ जाते हैं अपन शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण नहीं किया जा सकता, कुल मिला के ये है किसी का भी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम का निषेध। ठीक है ना, यानी बलात् श्रम, किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता। अब देखो, मान लो आपके कोई घर बन रहा है, ठीक है, आपको वहां पे लेबर की आवश्यकता है, मजदूर की आवश्यकता है, आप उनको पैसे दोगे, वो काम करेंगे, वो उनकी इच्छा से कर रहे हैं, आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जैसे कि सागड़ी प्रथा होती थी, ठीक है ना, सागड़ी में वो जबरदस्ती वाला हो जाता, बंधुआ मजदूर हो गए, दास प्रथा हो गई, किसी का जैसे मानव व्यापार हो गया काम के लिए, ये सारी चीजें इसमें निषेध की गई है। किसके अंदर? बलात् श्रम के अंदर। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम बाल श्रम, इसमें क्या आ जाएगा? बाल श्रम पर प्रतिबंध आ जाएगा कि 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे और जो भी है उनको किसी भी खतरनाक कारखाने वगैरह कहीं भी बाल मजदूरी वगैरह नहीं करवाई जाएगी। वो आ जाता है इसके अंदर बाल श्रम। ठीक है, तो 24 के अंदर आ जाता है बाल श्रम और अनुच्छेद 23 के अंदर आ जाता है आपके बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, अब देखो ज्यादातर में आप यहां ध्यान देना, निषेध प्रतिबंध ऐसे आता है, यानी कि ये यही चीज साबित करती है कि इसकी प्रकृति जो है वो नकारात्मक है मूल अधिकारों की। ठीक है, फिर आती है साथियों धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएंगे आपके 25, 26, 27 और 28। ठीक है, इसमें 23 और 24, 25, 26, 27, 28 आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखो इसमें क्या है, धर्म के अंतःकरण, यानी कोई भी धर्म है उसे वो ग्रहण करना, प्रचार प्रसार आदि इसकी स्वतंत्रता सभी है, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। एक चीज बहुत पूछी जाती है इसमें कि सिखों द्वारा जो कृपाण धारण की जाती है,
क्योंकि आपको पता है पंच ककार, ठीक है, पंच ककार वाला नियम है, केस कड़ा कच्चा वगैरह वो सब, तो उसके अंदर कृपाण भी है, तो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता वो आ जाती है अनुच्छेद 25 के अंदर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जा सकता है, कहीं भी उनको कहीं रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों पर जो व्यय होगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई मतलब टैक्स वगैरह का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 28 कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहां? राजकीय शिक्षण संस्थाएं जितने भी है वहां किसी भी धर्म विशेष से संबंधित धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। अब जैसे अपन पढ़ते हैं वो सर्व धर्म की है शिक्षाएं, जैसे कंपटीशन में भी पढ़ते हैं, जैसे हिंदू त्योहार पढ़े, मुस्लिम त्योहार पढ़े, सिख त्योहार पढ़े, जैन पढ़े, सारे पढ़े, तो वो सर्व धर्म वाली है, कोई धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं है। राजकीय संस्थाओं द्वारा किसी तरह की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो कहता है आपके अनुच्छेद 28। तो ये जो है 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, ये स्पेशली है ना 29 और 30, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि ये अल्पवयस्कों हेतु है, ठीक है। 29 और 30 जो है ना वो स्पेशली अल्पवयस्कों हेतु है, ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लेना। 29 के अंदर है कि भाषा, लिपि, संस्कृति आदि का संरक्षण किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पवयस्क नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संरक्षण किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। ये दोनों जो है अनुच्छेद वो अल्पसंख्यकों के लिए है, ये स्पेशली ध्यान रखना। कौन से? 29 और 30। अब 31वां कर दिया डिलीट, जो संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, बार बार बता रहा हूं पूछा जाता है, वो कर दिया है डिलीट। फिर आता है साथियों मुख्य संविधान संशोधन है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुल मिला के 5 रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है कि मूल अधिकारों के यदि कोई ऊपर हनन के काम हो रहा है तो उससे संबंधित उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 5 रीटें जारी करता है, वो है। तो अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है? मूल अधिकारों का हनन होने पर रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट का शरण लेना और उनके द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। साथियों ध्यान देना एक चीज कि इस मामले में है ना, ये रीट जारी करने में या अनुच्छेद 32 के अंदर जो ये वर्णन है, ये रीट जारी करने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत व्यापक दायरा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का है, हाई कोर्ट का है। उसको और भी, इनको तो सिर्फ मूल अधिकार के हनन से संबंधित रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उच्च न्यायालय को उससे भी अधिक अधिकार दिए गए हैं। इन शॉर्ट आप ये समझना, यदि प्रश्न कंसेप्चुअल आ जाए और ये पूछा जाए तो ध्यान रखना। एक एक मिनट आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने के साथ साथ मैंने समझा के आज बहुत सारी चीजें बोली है, एक से दूसरी बार भी क्लास देख लोगे आपके क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। फिर देखो कौन कौन सी जो रिटें जारी की गई है, वो है सबसे पहली जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। इसमें क्या है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना 24 घंटे में, वो कहते हैं ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना पड़ता है। इसमें यात्रा वगैरह जैसे कहीं है कि न्यायालय दूर है और यात्रा वगैरह वो समय नहीं जुड़ता है, वो अलग से होता है, ठीक है ना। और जैसे कोई छुट्टियां आ गई या शनि रवि कोर्ट बंद है तो वो छुट्टी आ गई, वो भी फिर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। परमादेश, परम आदेश का मतलब क्या है कि आदेशित करना। भाई आदेश करना का मतलब क्या है यहाँ पे कि इनके अधीनस्थ जो कार्यपालिका है या जो भी है उनको आदेशित किया जाता है कि आपको इस कार्य के लिए बनाया गया है, आपका ये कार्य है, आप इसे करें, यह आदेशित किया जाता है। वो आता है आपके मैंडेमस यानी कि परम आदेश के अंदर, ठीक है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन के अंदर आ जाता है कार्य को निषेध करना, कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं, आप इसे नहीं कर सकते, ये चीज जो बताई जाती है वो आ जाती है किसके अंदर? कार्य को निषेध करने से संबंधित। ये जारी कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर बाद में 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी करता है। उत्प्रेषण यानी कि सर्सियोरी के अंदर आ जाता है साथियों मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजना, उनको ये रीट जारी करके बताना कि ये मामला जो है वो आपके अधीन अब नहीं रहा, ये आप हमें भेजेंगे, यानी कि उच्च न्यायालय को भेजना है, उनसे जो वरिष्ठ न्यायालय है उनको भेजने से संबंधित आ जाता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है को भाई क्यों,
ठीक है, किस अधिकार से आपने ये किया, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी प्रश्न पूछने का अधिकार है कि आपने ये किया है, आपने ये फैसला लिया है या आपने ये चीज की है, तो आपने किस अधिकार से की है वो बताएं। तो प्रश्न पूछने का अधिकार है को वारंटो, ठीक है, यानी कि अधिकार पृच्छा, पूछा जाता है कि यहाँ पे आपने भैया ये काम कर दिया है, बस कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन किया तो किस नियम के तहत किया, कैसे किया है, ठीक है वो। अब साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मूल अधिकारों में से यदि अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो मूल अधिकार कोई काम के नहीं रह जाते, उसकी जैसे यूं समझ लो कि उनकी आत्मा निकाल दी, जान निकाल दी। तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 को जो है वो किसने संविधान की आत्मा कहा, ये पूछा जाता है, अपने भीमराव जी अंबेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 33 और 34 साथियों मार्शल लॉ से संबंधित है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। और अनुच्छेद 35 जो है वो कानून निर्माण के, इससे मूल अधिकारों से संबंधित कानून निर्माण जो है वो कौन करेगी, संसद करेगी, ये चीज बताता है ये। अब मूल अधिकारों की रक्षा या रक्षा को और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें अपने क्या कहते हैं कि संसद और न्यायालय के बीच में हमेशा ये उठापटक चलती है, क्योंकि संशोधन और कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से संसद के पास है, लेकिन जैसे ये 32 के अंदर देखते हैं इसकी रक्षा से संबंधित कार्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो इनके बीच में ये उठापटक चलती है। काफी सारे वाद जो है वो इनके पीछे हुए हैं। अब ये जितने भी अपन ने मूल अधिकार पढ़े हैं ना साथियों, इनके अंदर बहुत सारे वाद हैं, खूब सारे वाद हैं, ठीक है। जैसे मेनका गांधी वाला वो है, बहुत सारे वाद हैं जो आबाद भ्रमण से संबंधित, उसमें विदेश जाने से संबंधित वगैरह बहुत सारे हैं, जो आपके अभी रीट में मैं समझता हूं कि ये इतने काम के नहीं है, तो अपन उनको नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो भी आपके फिर डिस्टर्ब होगा। तो अभी तक ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, और यदि नहीं पढ़ी है तो आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए थी। चलिए नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मूल अधिकार आज की इस क्लास के अंदर आपके पूरे हो चुके हैं, और अब कल है संडे, तो कल कोशिश ये की जाएगी, मैं कोशिश शब्द इसलिए कहता हूं क्योंकि अनियमितताएं हैं सारी, मैंने हालांकि पूरी नियमितता के साथ में क्लासेस दी है सभी, और दूंगा कल भी, लेकिन फिर भी कोशिश शब्द प्रयोग करना थोड़ा ज्यादा मेरे लिए मुनासिब है कि कल कोशिश की जाएगी आपको एक मेगा क्लास देने की, जो साइकोलॉजी के अधिगम यूनिट के ऊपर होगी। तो देखते हैं परिस्थितियां कितना साथ देती है, किस हिसाब से। परिस्थितियां इसलिए मैं प्रयोग करता हूं आज की तारीख में क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए मुझे प्रयोग करना पड़ता है। तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा क्या है, अनियमितता सी हो जाती है, क्योंकि अब बारिश कैसे आ रही है, स्टूडियो तक पहुंचना वगैरह, वो सारी चीजें थोड़ी देखनी पड़ती है, तो वो सब चीजें हैं, इसलिए साथियों बाकी मेरी पूरी कोशिश है कल आपको मेगा क्लास संडे को दी जाएगी, शाम के समय मिलेगी, क्योंकि पूरा दिन जो है वो स्लाइड्स बनाने में जाएगा, मैं जानता हूं इस चीज को। और उसके बाद में देखते हैं, करते हैं कल साइकोलॉजी का एक और महातांडव धमाका करते हैं। तो जरूर साइकोलॉजी, क्योंकि आप साइंस वाले हैं, आप एसएसटी से हैं, कोई भी है, तो आप सभी के लिए साइकोलॉजी बहुत काम की है और इंपॉर्टेंट भी है, समझ में कम आती है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो कल अपन उसको करते हैं पूरा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।